हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने डाइवर्सिटी स्टार्ट कर दी है। डाइवर्सिटी में व्हाट आर लिविंग्स हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने पहले दो शब्द स्टडी किए हैं, एक ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। अब जो तीसरा टर्म है वो है मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया। एनसीईआरटी ने यहाँ कहा है कि हम सब रसायनों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि मैंने व्हाट आर लिविंग्स में भी कहा था कि लिविंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पर भी कहा गया है कि हम सब डिफरेंट केमिकल से बने हैं। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, और ये केमिकल्स स्मॉल साइज के हो सकते हैं, बड़े साइज के हो सकते हैं, और इनके लिए कहा गया है कि ये डिफरेंट क्लासेज में हो सकते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बात करी गई। इनका साइज अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है। ये तो कहा जाता है कि जो हजारों केमिकल्स हैं वो जब डिफरेंट रिएक्शंस को शो करते हैं तो अपनी आकृति को चेंज करते हैं, अपने केमिकल फार्मूले को चेंज करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। और ये जो चेंजिंग प्रोसेस है यही एक्चुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। और इसी जो क्रम से जो चेंजेज होते हैं, सिस्टमेटिकली जो मॉलिक्यूल्स में या केमिकल्स में रिएक्शन के जरिए चेंजेज होते हैं, इन्हीं सभी रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को अगर जनरल भाषा में समझना है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की रिएक्शन कंसिडर होती है। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिक का मतलब होता है, अच्छा हिंदी में कहें तो ये है उपापचय। ठीक है, और ये कौन है? ये है अपचय, उपचय, उपचय। और ये कौन है? अपचय। ये ऑर्डिनरी कंसेप्ट है। एक उपचय अभिक्रिया है, एक अपचय अभिक्रिया है। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं उपापचय। मतलब हमारे शरीर में रसायनों का निर्माण भी होता है और हमारे शरीर में रसायनों का विघटन भी होता है। तो दोनों ही प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। जैसे शरीर में विभिन्न कंपाउंड बनाए जाते हैं, तो बनाने के लिए पहले डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। जो हम ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करते हैं उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है और फिर सिंपल कंपाउंड को हर सेल तक पहुंचाया जाता है। हर सेल में वो डिफरेंट कंपाउंड आपस में मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं होती है। जैसे अब उपचय के रेस्पेक्ट में सरल भाषा में समझा जाए तो ये है निर्माणकारी। कैसी? निर्माणकारी अभिक्रिया। ठीक है, ये निर्माणकारी अभिक्रिया। निर्माणकारी अभिक्रिया कौन सी हो सकती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। ये एक निर्माणकारी अभिक्रिया हो सकती है जहाँ पर आपके ग्लूकोज बनता है और इसमें उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, अब यहाँ हम कह सकते हैं विघटनकारी। कैसी है ये? विघटनकारी अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं श्वसन। श्वसन एक विघटनकारी अभिक्रिया होती है जहाँ ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब है कि जीव ही हैं, एक जगह फोटोसिंथेसिस चल रही है जैसे प्लांट के अंदर, वहाँ निर्माणकारी अभिक्रिया चल रही है और वहाँ पर भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे CO2 है, वाटर है, आपस में मिलकर C6H12O6 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और विघटनकारी में वही ग्लूकोज हमारे शरीर में जाकर या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जाकर कहीं ना कहीं ये विघटन हो रहा है
और फिर CO2 और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी से हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो ये उपापचय अभिक्रियाओं का कंसेप्ट है। तो कह सकते हैं कि सभी जीव हजारों प्रकार के रसायनों से मिलकर बने होते हैं मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो संरचना, आकार, एवं अलग अलग वर्गों में बटे होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, आकार के हो सकते हैं, इन्हें अलग अलग क्लासों में आप रख सकते हो, ठीक है। यह सभी अभिक्रिया कर क्रमशः विभिन्न रसायनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इन्हीं को उपापचय क्रिया माना जाता है। उपापचय क्रिया माना जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना। यह सभी जीवों की जैविक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं। यह पौधों, जंतुओं, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं।
ठीक है, ओके। तो ये सभी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं ये एक्चुअली मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब ये कहा जा सकता है कि यह अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक मेटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। अच्छा, इससे भी पहले उपापचय अभिक्रियाओं को जीवितों का पारिभाषित लक्षण, जीवितों का पारिभाषित लक्षण माना जाता है, ठीक है। उपापचय विभिन्न जीवों का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। जैसा कि मैंने कहा था कि वृद्धि और प्रजनन ये जीवों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उपापचय जीवितों का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोई भी जीव बिना उपापचय क्रिया के जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो हर एक जीव में आवश्यक रूप से संपन्न होती है, और तभी एक जीव अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और वातावरण की डिफरेंट एक्टिविटी को शो करता है। ये अब ये बात भी कही गई है कि जीवों में उपापचय अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती हैं, ठीक है। दो प्रकार से संपन्न होती है, और ये क्या है? एक तो है मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक को हम कहते हैं उपचय अभिक्रिया, कैटाबॉलिक को हम कहते हैं अपचय अभिक्रिया। अपचय और उपचय दोनों मिलकर उपापचय का निर्माण करती हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण में कंसिडर किया जा सकता है, जहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और श्वसन एक विघटनकारी अभिक्रिया कह सकते हो। तो ये ऐसा हमारे शरीर में चलता रहता है, ठीक है, ये बात कही जाती है। अब है बात ये कि उपापचय अभिक्रिया बिना अपवाद के उपापचय अभिक्रिया को जीवितों का पारिभाषित लक्षण माना गया है, जिसमें कोई भी अपवाद सम्मिलित नहीं है। ये ध्यान रखना। कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म इंक्लूड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना अपवाद के, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। मीन्स कोई भी लिविंग बिना उपापचय क्रिया के
अपनी जीवन शैली या जीवन क्रियाओं को संपन्न नहीं करा सकता, वो जीवित नहीं हो सकता। अगर उपापचय अभिक्रियाएं उसमें बंद हो जाती हैं तो अल्टीमेटली फिर वो मृत घोषित कर दिया जाता है, वो अजीवित मान लिया जाता है। ठीक है, तो उपापचय अभिक्रिया अजीवित माध्यम में हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन्हें जैविक अभिक्रिया माना जाता है, माना जाता है। देखो ये एक और एनसीईआरटी का पॉइंट ये है कि जैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, ये इंडस्ट्री में भी हो सकता है, लेकिन कहा यह जाता है कि वास्तव में ऐसा काम एक लिविंग के अंदर भी संपन्न होता है। तो सोचने की बात यह है कि हम जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं वो किसी न किसी जीव में कहीं ना कहीं जरूर आवश्यक रूप से संपन्न हो रही होती है। ठीक है, तो जो डिफरेंट केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, उन्हें आप लेबोरेटरी में फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिसिन के फॉर्म में भी जनरेट करती हैं, बनाते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये चीज़ भी यहाँ कही जाती है। क्लियर? तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रेस्पेक्ट में ये बात कही जा रही है, ये बॉडी के बाहर भी हो सकती है। हैंस व्हाइल द मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग और विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो और नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, जो अजीवित माध्यम में हो रही हैं वो वास्तव में वो रिएक्शन नॉन लिविंग होंगी, लेकिन वहाँ पर उन्हें हम जीवित नहीं मानेंगे। ये बात भी सही है कि हम लोगों ने फिजियोलॉजी में अभी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक का मतलब है कि इसमें निर्माणकारी अभिक्रिया भी चल रही हैं और विघटनकारी अभिक्रिया भी चल रही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने ऐसा डायग्राम ऐसा दे रखा है, लेकिन मेजोरिटी में देखा जाए तो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन। इस सेंस में भी समझ सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, याद करो साइटोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया में कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एंजाइम बैग के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई? तो कहा जाता है कि बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अबाउट 70% कैटाबॉलिक एंजाइम ऑफ ए सेल। एक सेल के 70% जो कैटाबॉलिक एंजाइम हैं, जो विघटनकारी एंजाइम हैं, उनकी प्रेजेंस माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाई जाती है, और इसीलिए हम इसे कहीं ना कहीं कैटाबॉलिक रिएक्शन मानते हैं। लेकिन कुछ नो डाउट सब्सटेंस बनते भी हैं, इसीलिए उस सेंस में उसे एम्फीबॉलिक कहा गया है। लेकिन ओवरऑल एक जनरल एस्पेक्ट में देखा जाए, सामान्य बात में देखा जाए तो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक व्हाइल द फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक रिएक्शन। तो इस तरीके से डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्टिविटीज़ शो करते हैं, और डिफरेंट एक्टिविटी की वजह से ही वो जीवन को दर्शाते हैं या जीवन को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये बात होगी। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इन्हें आप याद रखें। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट यानी कि शब्द पढ़ेंगे, वो है संवेदनशीलता, वो है कॉन्शियसनेस। क्या है? कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता। ठीक है, अच्छा शब्द है, समझने लायक शब्द है ये बात। कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता।
ठीक है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता, ये कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता, इसको भी लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि संवेदनशीलता के बिना कोई भी जीव नॉर्मली सरवाइव नहीं कर सकता या एनवायरनमेंट से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो हर जगह संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी होती है। अपने एनवायरनमेंट के प्रति हमें रिएक्ट करना ही पड़ता है ना। ये जो रिएक्शन है वो केमिकल फॉर्म में हो सकती हैं, वो बायोलॉजिकल फॉर्म में हो सकती हैं, वो फिजिकल फॉर्म में हो सकती हैं, भौतिक रूप से हो सकती हैं, रासायनिक रूप से हो सकती हैं, और वो बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट जीव, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कॉन्शियसनेस विद देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, है ना। क्यों? क्योंकि हमें इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये संवेदनशीलता ही है जो हमें जीवित बनाए रखती है, जो हमें सराउंडिंग से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने में मदद करती है। कई ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलो आप एक पानी में डूब जाते हो, तो अगर आपको ये बात एहसास नहीं है कि अगर हम पानी से बाहर नहीं आएंगे तो मर जाएंगे, तो अल्टीमेटली आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करोगे जिससे कि आप पानी के ऊपर आओ और सांस लेने में के लिए कैपेबल बनो। और अगर हमें ये आभास ही नहीं है कि हम पानी में रहकर या पानी के बाहर किस तरीके से अपने जीवन को जिंदा रख सकते हैं या जीवन बचा सकते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थितियों में हम ऐसा काम नहीं कर सकते। जैसे बच्चे हैं, बच्चों में कॉन्शियसनेस नहीं होती, वो चीज़ों को उतना जल्दी से नहीं समझ पाते। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी वो खा लेते हैं, ठीक है। अगर उनके आसपास सांप भी आ जाए तो उसे पकड़ सकते हैं, तो उनमें वो उस लेवल की कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस एक्चुअली सिर्फ लिखने और लाइनों में व्याख्या नहीं की जा सकती। कॉन्शियसनेस एक बड़ा ही संवेदनशील और जटिल शब्द है, इसे महसूस किया जा सकता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे एक हाईवे पर आप जा रहे हो और वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग घायल अवस्था में रोड की साइड में पड़े हुए। तो आपने कई बार इस बात को महसूस किया होगा, कई बार इस चीज़ को देखा होगा कि कई लोग बिना रुके वहाँ सीधे चले जाते हैं, लेकिन उन हजारों गाड़ियों में से कोई 10-5 गाड़ी ऐसी ज़रूर होती हैं जो वहाँ रुककर उन घायलों को मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इतने कॉन्शियस होते हैं, इतने संवेदनशील होते हैं, इतने ह्यूमैनिटी होती है, इतनी ज़्यादा मानवता होती है उनके अंदर कि वो हॉस्पिटल तक भी उनको ले जाने में मदद करते हैं। तो ये हर इंसान की अलग अलग कॉन्शियसनेस होती है। तो कॉन्शियसनेस एक्चुअली सबकी एक जैसी नहीं होती है, सभी जीवों की कॉन्शियसनेस एक जैसी नहीं होती है। हर जीव में अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस होती है ना। किसी की सेंसिटिविटी किसी के प्रति ज़्यादा होती है और किसी के प्रति कम होती है। जैसे सूंघने की क्षमता जैसे डॉग्स के अंदर, कुत्तों के अंदर ज़्यादा होती है ना, तो बाकियों में नहीं होती। तो अलग अलग संवेदी अंगों के हिसाब से वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील होते हैं और अपनी सुरक्षा भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक संवेदनशीलता का एक एग्जाम्पल। यहाँ एनसीईआरटी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया है कि ह्यूमन आर सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म, मनुष्य स्वयं संवेदनशील जीव हैं। तो इसका सिर्फ शब्द नहीं है, ये समझने का विषय है। अन्य जीवों में नॉर्मली इस टाइप की रिएक्शन कम देखने को मिलती है। ये कुछ पालतू जानवरों में मिल सकती है, लेकिन वो
वाइल्ड एनिमल्स में नहीं मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे मान के चलो मनुष्य एक सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म, जैसे मान के चलो कि हमने एक सांप के ऊपर पैर रख दिया, तो सांप ये नहीं सोचेगा कि ये टीचर हैं, ये सर हैं, इन्हें हम नहीं काटेंगे और ये आम पब्लिक है हम इसे काट लेते हैं, या एक दुष्ट प्राणी है हम उसे काट लेते हैं। तो उसके पास ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सेल्फ एनालिसिस नहीं करता है कि किसे हमें रिएक्ट करना है और किसे रिएक्ट नहीं करना है। बिच्छू है, आप अगर उसे डिस्टर्ब करोगे तो वो तुम्हें काट लेगा, मीन्स एक्शन के अगेंस्ट इमीडिएटली वो रिएक्शन देगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता, इंसान एनालिसिस करता है और एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही रिएक्शन शो करता है। ठीक है, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया किसी के, तो उसकी सज़ा फांसी नहीं होती। ठीक है, तो हर एक एक्शन की एप्रोप्रिएट उसके रिएक्शन होती है। अब जैसे आप ही हैं, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत उसमें थप्पड़ मार दोगे, पहले सोचोगे, समझोगे कि सामने वाला है कौन। जैसे आपकी मदर ने आपके थप्पड़ मारा है, तो हम उस रिएक्शन के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, या एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं कर सकते। मीन्स हम जानते हैं कि वो मेरी माँ है और उसने पाल पोस के बड़ा किया है, अगर उसने हमें थप्पड़ मारा है तो ओबियसली वो हमारी भलाई के लिए ही होगा। कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई उसके लिए हमें ये सज़ा दी गई। तो हम ये चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, हम ये सोचेंगे। ठीक है, जैसे राह चलते कोई तुम में थप्पड़ मारता है तो तुम उसको इमीडिएटली रिएक्शन दोगे। तो ये क्या हुआ, हमारा कॉन्शियसनेस, ये हमारा सेल्फ एनालिसिस कि हमें किसे इमीडिएटली रिएक्शन देना है और किसी रिएक्ट नहीं करना है। तो ये करैक्टर कहीं ना कहीं इंसान में ही माना गया है, और इसीलिए आप देखते हो कि कोई गलती भी हो जाती है तो उसकी सज़ा भी उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं। इसीलिए इंसानों ने ही कोर्ट बनाए, है ना, अन्य जानवरों ने इस टाइप से एक्टिविटी नहीं की। प्लांट में कोई ऐसे कोर्ट नहीं होते कि वो एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन देना है, उन्होंने गलती की है तो उन्हें सज़ा देनी। ठीक है, तो इस सेंस में ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ह्यूमन आर सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म, दे रिएक्ट in appropriate amount with their environment or any action। ये तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ समझनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है, इसीलिए कहा गया है कि संवेदनशीलता को कुछ अपवादों के साथ जीवों का परिभाषित लक्षण माना गया है। ये समझने का विषय है। तो वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है जैसे एक कोमा का मरीज़ है, आपने देखा होगा, ब्रेन डेड मरीज़ होते हैं, कोमा के मरीज़ होते हैं, मतलब उनका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा होता है। उस टाइम वो अपने लोगों को भी पहचानने में कैपेबल नहीं होते, तो वो प्रॉपर रिएक्शन नहीं दे सकते, वो आपके बोलने पर भी प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर सकते। या फिर एक ऑपरेशन थिएटर में जिसका हार्ट का ट्रांसप्लांट चल रहा है या फिर किडनी का ट्रांसप्लांट चल रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट चल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में वो पेशेंट बिल्कुल इनसेंसिटिव फॉर्म में होता है, इनर्ट फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एनेस्थीसिया के जरिए उसे बेहोशी हालत में रखा जाता है 5 से 6 घंटे तक। तो उस दौरान जब वो ऑपरेशन थिएटर में है तो वो कॉन्शियसनेस शो नहीं करता, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो मर चुका है। ठीक है, 6 घंटे के बाद जब उसका जो बेहोशी की हालत है या जो इनकॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस में जब कन्वर्ट होगी तो वो दोबारा होश में आएगा, तो फिर से अपने सभी लोगों को प्रॉपर रिएक्ट करेगा, अप्रोप्रिएट रिएक्शन देगा। तो ये चीज़ इन सब कंडीशन में कहा गया है
या कोई इंसान लाइफ गार्ड सिस्टम पर रखा है, जैसे कहते हैं ना वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, तो उस स्थिति में वो मिनिमम कॉन्शियसनेस शो करता है। लेकिन जब लाइफ गार्ड सिस्टम से वो अलग रखा जाता है या अपनी जीवन शैली, जीवन की क्रियाएं खुद चला सकता है, वैसी परिस्थितियों में वो फिर से कॉन्शियस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर संवेदनशीलता को कुछ अपवादों के साथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना है, जबकि मेटाबॉलिज्म को बिना किसी अपवाद के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं की गई। हाँ, ये बात सही है कि ये जीवितों के लक्षण जरूर हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और हमें इनको पढ़ना है, समझना है। तो आगे क्या, यह है जीवों का विशिष्ट लक्षण है जिसके द्वारा वह अपने बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, तथा अपने लिए उपयुक्त आवश्यक कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है, यह संवेदनशीलता रासायनिक, भौतिक, अथवा बायोलॉजिकल, जैव वैज्ञानिक रूप में हो सकती हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फॉर्म में हो सकती है। अच्छा, जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव सभी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे ये चीज़, जैसे आप डाइवर्सिटी अभी नहीं पढ़े हो,
फिर भी कुछ चीज़ें समझते हो कि शैवाल में नर युग्मक मादा युग्मक की ओर आता है, तो वो रसायन की उपस्थिति में आता है। सोचो अगर रसायन से वो अट्रैक्ट ही ना हो, रसायन से वो संवेदनशीलता ना दर्शाए, तो फिर वो मेल फीमेल गैमीट की ओर नहीं आएगा, तो उसे सेंसिटिव होना जरूरी है। जैसे पोलन ट्यूब है, सिनर्जिड द्वारा बने हुए रसायन से वो एग की ओर आता है, तो इसका मतलब है कि वो उसके प्रति संवेदनशील है, तभी तो वो आता है ना। इसमें एनसीईआरटी ने यहाँ डिस्कस किया है कि जो कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जैसे कुछ पौधों में विशिष्ट मौसम में ही पुष्प आते हैं, पुष्पन होता है, फिर उनमें फल और बीज का निर्माण होता है, तो वहाँ फोटोपिरिडिज्म काम करती है, प्रकाश दीप्तकालिता काम करती है। तो एक निश्चित समय का नाइट और लाइट टाइम पीरियड वो रिसीव करते हैं, तभी उनमें पुष्पन की प्रक्रिया संभव होती है। आपने ये फोटोपिरिडिज्म में बड़े अच्छे से समझ भी लिया है। अगर लॉन्ग डे प्लांट का डे टाइम डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उनमें पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होती। तो यही तो कह सकते हैं कुछ मौसमी कुछ पौधे एवं जंतु, पौधे एवं जंतु विशिष्ट मौसम सीजन में ही प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पौधे विशिष्ट प्रकाश दीप्तिकालिता प्रकाश दीप्तिकालिता में ही पुष्पन करते हैं, में ही पुष्पन करते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रकाश दीप्त फोटोपिरिडिज्म में ही वो पुष्पन करते हैं, तभी उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस को दर्शाता है, संवेदनशीलता को दर्शाता है। ये निम्न वर्गीय पौधों के नर युग्मक रसायन के आकर्षण में ही मादा युग्मक की ओर जल की सहायता से
सहायता से स्थानांतरित होते हैं, से स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, स्थानांतरित होते हैं तो वो उस केमिकल के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तभी ये चीज़ें संभव होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। हायर प्लांट में भी जो पोलन ट्यूब होती है वो एग की ओर तभी अट्रैक्ट होती है जब सिनर्जेट से केमिकल बनता है। ठीक है, ये सब चीज़। अब हम कह सकते हैं कि ये बात अलग है कि पौधों में जो सेंसिटिविटी होती है वो उतनी फास्ट नहीं होती है जितनी कि जंतुओं में संवेदनशीलता बड़ी तेजी के साथ में रिएक्शन होती है। अब यहीं पर एक और कह सकते हैं, छुई मुई, इसे माइमोसा प्यूडिका कहते हैं, में कंपानकुंचन सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, संवेदनशीलता है। ठीक है, ये अब कहीं तुमने देखा होगा जानवर, जंतु, पक्षी खास तौर से वो माइग्रेशन शो करते हैं और वो सीजन के टेम्परेचर, हवा की दिशा, इन सब चीज़ों को देखते से ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, है ना, वातावरणीय प्रभाव। तो कह सकते हैं पक्षी पलायन की प्रक्रिया वातावरणीय कारक की उपस्थिति में ही संपन्न करते हैं। ठीक है, अच्छा, आप कह सकते हो कि संवेदनशीलता जीवितों का एक परिभाषित लक्षण है। तो ये पॉइंट सबसे खास है। संवेदनशीलता कुछ अपवादों के साथ जीवन का या जीवों का पारिभाषित लक्षण माना जाता है। ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियसनेस include as a defining property of livings with some exception। ठीक है, कैसे? क्योंकि कोमा के मरीज
अंग प्रत्यारोपण के समय अंग हार्ट, किडनी, अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण के समय मरीज संवेदनशीलता प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन तब भी इन्हें जीवित माना जाता है, जीवित माना जाता है। क्लियर? इंक्लूड एज ए लिविंग्स, इन्हें हम जीवित मानते ही मानते हैं। अब मनुष्य की बात हो जाए थोड़ी सी। ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मनुष्य एक स्व संवेदनशील स्वसंवेदनशील जीव माना जाता है। स्वसंवेदनशील जीव माना जाता है। ऐसा क्यों? माना जाता है क्योंकि मनुष्य विभिन्न प्रभावों का स्वविश्लेषण कर उपयुक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। व्यक्त या प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट सुटेबल रिएक्शन अगेंस्ट द एक्शन, ये इंसान का ही कैरेक्टर है, ठीक है।
इसीलिए हम स्वचेतन स्वविवेकी जीव मानते हैं। और एक बात और, जिस जीव की जितनी ज़्यादा संवेदनशीलता होती है वो जीव वातावरण में उतना ज़्यादा अफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है और विकसित माना जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं जीवों की संवेदनशीलता उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। महत्वपूर्ण मानी जाती है मीन्स वो सबसे ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं जिनकी संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ एनसीईआरटी ने कहा है, हालांकि इस संवेदनशीलता की कहानी यहीं तक है, फिर यहाँ से आगे कहा गया है कि हम सभी जीव कहीं ना कहीं आनुवांशिक पदार्थ में आपस में जुड़े हुए, क्योंकि सभी हम यूकेरियोटिक जीव हैं, सभी में लगभग सेम टाइप का डीएनए है, और फिर हम कहीं ना कहीं विकास क्रम में अगर आप देखें तो हम आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर प्लांटी आया, फिर फंजाई, फिर एनिमेलिया, इस तरीके से पांचों किंगडम के एनिमल का विकास हुआ। तो हम सब कहीं ना कहीं इन केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ से जुड़े हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी जीव पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमारे आनुवांशिक पदार्थ लगभग समान होते हैं, लगभग समान तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो विकास क्रम को प्रदर्शित करता है, जो विकास क्रम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करी गई, वो कुछ ऐसे हैं क्या कि एक सेल है टिश्यू के अंदर, ये दो लाइनें बड़ी खास हैं, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेनेशन दी है।
तो क्या इम्पोर्टेंट, किसी ऊतक में उपस्थित कोशिकाओं का लक्षण, कोशिकाओं का लक्षण कोशिका की संरचना रासायनिक संरचना पर निर्भर न कर उनके आपस में अन्योन क्रिया पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ऐसे देखो, किसी भी सेल का एक टिश्यू में उसके केमिकल स्ट्रक्चर पर कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता, बल्कि उस बात पर डिसाइड होता है कि वो टिश्यू में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, किस तरीके से वहाँ अभिक्रिया को दर्शा रहा है। जैसे मैं हूँ और आप हैं, पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। हमारी मान्यता इसमें नहीं है कि हम आपस में एक इंसान है, अच्छे टीचर हैं या टीचर हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, इसमें महानता नहीं। महानता इस बात में है कि हम आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और आप उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स तो हर जगह होंगे, लेकिन वो जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन को जिस तरीके से स्टूडेंट समझ रहा है, हमारी महानता, हमारे जो कैरेक्टर है वो उसमें निहित है, ना कि इसमें कि हम एक इंसान हैं और आप एक इंसान हैं और आप और हम महान हैं। नहीं, महानता इस बात में है कि हम काम कैसा कर रहे हैं। जैसे इंसान ही होता है, एक डॉक्टर होता है जो जख्मी लोगों को, परेशान लोगों को इलाज करके उन्हें ठीक करता है, और एक आतंकवादी होता है, वो भी इंसान होता है, ठीक है, वो शुद्ध इंसान को मारते हैं, उनके हाथ पैर काट देते हैं। तो इंसान तो वो भी है। महानता किस बात में है? महानता उस इंटरेक्शन में है, वो काम करने के तरीके में, कि आप काम क्या करते हो। तो ऐसे ही है, एक टिश्यू है, टिश्यू में जो सेल हैं, सेल के केमिकल स्ट्रक्चर में कोई महानता नहीं है। महानता इस बात में है कि वो सेल एक दूसरे में किस तरीके से रिएक्शन कर रही हैं, किस तरीके से इंटरेक्शन कर रही हैं। ऐसे ही एक और यहाँ एनसीईआरटी ने टर्म यूज करा है कि कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल का लक्षण उनके रासायनिक संघटन
में निहित न होकर उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। समझे? एक सेल ऑर्गेनेल का जो करेक्टर है उसकी केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन से नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो लगभग एक जैसा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है, इसीलिए वो रेस्पिरेशन कर रहा है, और क्लोरोप्लास्ट उसी ग्लूकोज को बना रहा है। तो एक बना रहा है, एक डिग्रेड कर रहा है। तो ये क्या है? उसकी केमिकल रिएक्शन है, इस पर उसकी निर्भरता है। तो ये व्हाट आर लिविंग्स मैंने आपको अच्छे से समझाया है, एक एक लाइन समझाने की कोशिश की, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास हैं, ठीक है। और आप एनसीईआरटी को भी रीड करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है, और इन चीज़ों को समझते रहें, ठीक है। ऐसे इस सेगमेंट से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, डाइवर्सिटी में क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो इसीलिए डाइवर्सिटी को थोड़ा सा अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ें, मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएं। देखो बायोलॉजी के अंदर एक सेल बायोलॉजी है, डाइवर्सिटी है, उसके बाद में मॉर्फोलॉजी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माने गए, ये अच्छे पढ़ने लायक। नो डाउट फिजियोलॉजी में अच्छी स्टडी है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन आता है, रेस्पिरेशन से एक क्वेश्चन आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, डाइवर्सिटी में मैक्सिमम मिलता है। ओके, थैंक यू।